हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली का एपिसोड नंबर 3। अमन। वो सच में कुछ अलग ही चीज़ है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इस शहर की सड़कों पर कब घूमा था, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। बचपन में पापा हर वीकेंड मुझे और मेरे बड़े भाई गगन को मरीन ड्राइव पर वॉक्स के लिए ले जाया करते थे। वो हमें कॉटन कैंडी और समुंदर के पास वाले पिज़्ज़ेरिया से पिज़्ज़ा दिलाते थे। हर सैटरडे जब हम घर से निकलते थे तो माँ हमें वार्न करती थी कि बाहर कुछ मत खाना, और जब हम घर आते थे तो उनसे पिज़्ज़ा के बारे में झूठ बोल दिया करते थे और दूसरे डिनर के लिए भी बैठ जाया करते थे। ये एकदम परफेक्ट वाला क्राइम था, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता था। एक बार जब गगन 17 साल का होकर कॉलेज के लिए लंदन चला गया, मैं तब 14 साल का था, तो मैं धीरे धीरे वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ बिजी हो गया। और वॉक्स, वो तो बस मेरे नाइट स्टैंड पर रखी हम तीनों की फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स तक ही सिमट कर रह गई। मुझे पता था कि अगर मैं गाड़ी से गया तो बुक स्टोर से घर तक पहुंचने में लगभग 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आज वॉक करना ही सही लग रहा था। मुझे खुद के लिए कुछ मिनट्स चाहिए थे, ताकि मैं अपने दिमाग में उस एक एक सेकंड को फिर से जी सकूं जो मैंने अवनी के साथ बिताया था। मैं हर उस पल को पॉज करना चाहता था जब वो मुस्कुराती थी और उसके होठों के ठीक नीचे हल्के से डिम्पल्स दिखते थे। हर उस पल को जब वो अपने बाल कान के पीछे करती थी ताकि उसे अगली बात सोचने के लिए 1 सेकंड का वक्त मिल सके। हर उस पल को जब वो ये जानते हुए भी अपनी स्माइल छुपाने के लिए अपना होंठ दबाती थी कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। हर उस पल को जब वो अंगड़ाई लेने के लिए अपनी गर्दन पीछे घुमाती थी और उसके बाएं कान के नीचे एक तिल दिखता था। और हर उस पल को जब वो उन बड़ी और खूबसूरत आंखों से मेरी तरफ देखती थी। मैंने खुद को थोड़ा हंसता हुआ पाया जब मेरी नज़र एक स्टोर के रिफ्लेक्टिव दरवाजे पर पड़ी, जहां से मैं अंदर गुजर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर ऐसी स्माइल कभी नहीं देखी थी। शर्मीली और थोड़ी अजीब सी, वॉन्की टाइप, जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जिसे मैं किसी को बताना नहीं चाहता, और जो कि सच भी था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। भले ही मैं इस लेज़ी वॉक को काफ़ी इंजॉय कर रहा था, पर मुझे बुक स्टोर वाले हैप्पी आवर से पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम भी निपटाना था। मार्टिन सही कह रहा था जब उसने कहा कि मेरा ऑफिस इसी नेबरहुड में है, पर उसे ये नहीं पता था कि मेरा घर भी यहाँ से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जल्द ही मैं अपनी बिल्डिंग के लॉबी में प्राइवेट एलिवेटर का वेट कर रहा था। मैं अंदर गया और लिफ्ट मैन को देखकर मुस्कुराया, जो पिछले 9 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था। मेरे पेरेंट्स ने कुछ साल पहले इस बिल्डिंग को खरीदा और रेनोवेट किया था, और अब जब मैं और पापा मसूरी में थे और गगन लंदन में काम कर रहा था, तो ऊपर के तीनों फ्लोर सिर्फ मेरे थे। मैंने लिफ्ट मैन को देखकर सिर हिलाया जब मैं एलिवेटर से बाहर निकला और उस लॉबी में कदम रखा जो मेरे पेंट हाउस अपार्टमेंट की तरफ जाता था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसे लिविंग रूम के एंटरवे में रखी, मार्बल कंसोल टेबल पर रख दी। सुबह जब से मैं ऑफिस से निकला था, मेरा फ़ोन लगभग बिना रुके बज बज कर रहा था। इससे पहले कि मैं दोबारा बुक स्टोर के लिए निकलता, मुझे उन सबको देखना ज़रूरी था। मैंने अपना लैपटॉप लिया और अपने होम ऑफिस में चला गया। अगले कुछ घंटे एंडलेस कॉल्स और ईमेल्स में फटाफट निकल गए, और जब मैंने अगली बार अपनी घड़ी देखी तो रात के 8:40 हो चुके थे। गॉड डैम इट, सत्यानाश। अवनी। नसों का खेल है ये। कोई भी किसी पार्टी में 1 घंटा लेट नहीं होता जब तक कि बात इनमें से किसी एक की ना हो। नंबर 1, फैशनेबल बनना या बनने की कोशिश करना। नंबर 2, मुंबई का ट्रैफिक। अमन के मामले में ये एक अनएक्सेप्टेबल बहाना होता, क्योंकि वो इसी नेबरहुड में रहता है और काम भी करता है। मैंने उसे स्टॉक किया है तो मुझे पता है, तो प्लीज़ यहाँ कोई मुझे जज नहीं करेगा। ऑप्शन 3, कोई दूसरी पार्टी। वो उस पार्टी को छोड़कर 9 लोगों और लिमिटेड अल्कोहल वाले इस छोटे से बुक स्टोर हैप्पी आवर में नहीं आना चाहता होगा, जो कि वैसे भी इररेलेवेंट है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। शायद उसकी डेट लेट हो गई हो, मार्टिन ने थोड़ा खींचते हुए कहा। मैंने उसे अपने बीच वाली उंगली दिखाई और अपनी आंखें घुमाई। तो इतना क्यों हाइपर हो रही है अवनी?
रिया ने कहा। ये कोई डेट थोड़ी ना है, तो उसे बस टेक्स्ट करके सॉरी बोल सकती थी या इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकती थी। तो तू उसे पहले ही स्टॉक तो कर चुकी है, तो क्या दिक्कत है? मार्टिन और रिया ने इस बात पर हाई फाइव किया। मैंने अपनी आंखें घुमाई। आजकल हाई फाइव कौन करता है यार, ये कोई 2002 थोड़ी चल रहा है। मैं माया के पास जाने के लिए उस टेम्परेरी बार की तरफ चली और रास्ते में थोड़ा रुक कर बाहर सड़क की तरफ एक नज़र डाली ताकि देख सकूं कि क्या मुझे अमन कहीं दिख रहा है। क्या हो अगर उसे मेन एंट्रेंस पर क्लोज्ड का साइन दिखा हो और उसे लगा हो कि उसके साथ कोई प्रैंक हुआ है। मुझे उसे बता देना चाहिए था, ना कि इस सीक्रेट पार्टी की एंट्री बैक डोर से है। हाँ, मुझे उसे बताना चाहिए था कि यहाँ से फ्रंट डोर की एंट्री नहीं है। माया एक स्टूल पर बैठी हुई अपने फ़ोन को देख रही थी। वो हमारे इस ग्रुप में सबसे कम ड्रामेटिक थी, खासकर दिमाग और दिल के मामलों में तो बिल्कुल नहीं। उसने जब वो सिर्फ 19 साल की थी तब बिल्कुल अकेले अपने डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया था और अब उसे शहर के टॉप ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स में से एक माना जाता था। वो अपने दिन का हिस्सा अपने स्टूडियो में बॉस बिच बनकर बिताती थी और अपनी रातें सबसे अलग थलग कार्टर रोड पर अपने शानदार 4 बेडरूम अपार्टमेंट में बिताती थी, जहां वो ऐसी कैनवासेस पेंटिंग करती थी जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एग्जीबिशंस में बिकती थी। हम तीनों अजीब लड़कियों के इस छोटे से ग्रुप में वो सबसे समझदार और बड़ी थी। जब मैं उससे पहली बार एक पोइट्री क्लास में मिली थी तब मैं इस जद्दोजहद में लगी थी कि वो मेरी मिट्टी की व्हील से फिसल कर गिर ना जाए। वो मेरे पास ही बैठी थी और मेरे पहले ही 2 प्लेट्स और एक पॉट डाल चुकी थी और उसने मेरी मदद करने का ऑफ़र किया। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी पर उसमें कुछ इतना वार्म और शांत करने वाला था कि मेरा मन उसके साथ और वक्त बिताने का करने लगा। क्लास ख़त्म होने तक हमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स एक्सचेंज कर लिए थे और अब 1 साल बाद माया न सिर्फ मेरी एक पक्की दोस्त थी बल्कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस में से एक भी थी। अगर उससे अगर उसे आना होगा तो वो आ जाएगा। उसने अपने फ़ोन से नज़रें बिना हटाए अपनी उस शांत आवाज़ में कहा। ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे वो पहला लड़का है जिसे तूने कभी देखा है। मैं ऐसा नहीं कर रही, मैंने थोड़ा चिढ़कर कहा। मैं तो तेरे साथ वक्त बिताने यहाँ आई हूँ। उसने अपनी ड्रिंक उठाते हुए मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ दबाया। डेस्परेट दिखना तुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अवनी, तू गॉर्जियस है। अब अपनी कॉकटेल ख़त्म कर और यही बात खुद से कह। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। हमने अपनी पीना कोलाबास मार्टिन को सच में अपनी कॉकटेल्स का नाम भी उतना ही अच्छा रखना चाहिए जितनी अच्छी वो उन्हें बनाता है, गटक ली। और हम अभी एक दूसरे के सामने अपने खाली ग्लासेस ऊपर उठा ही रहे थे जब एक जानी पहचानी खुशबू किसी सॉस पैन की तरह मेरे चेहरे से आकर टकराई। आफ्टर शेव। मैं तुरंत घूमी। वो वहाँ खड़ा था, दोपहर में। जब मैंने उसे देखा था वो उससे काफ़ी अलग लग रहा था। उसके बाल गीले थे, जिसका मतलब था कि वो अभी अभी नहाकर आया था, जिसका मतलब था कि वो घर से आया था। तो इस बात के मिलते हैं 10 पॉइंट्स। उसने आज रात के लिए शेव किया था, जो कि एक एफर्ट माना जाएगा। तो और 10 पॉइंट्स। और उसने अपनी रोज़ की तरह सूट और टाई नहीं पहनी थी। इसकी बजाय उसने एकदम परफेक्ट डार्क ब्लू जीन्स पहनी थी और हर जगह से उसे वैसे ही हक कर रही थी जिसे जितना डिज़र्व करती हो। ब्लैक वॉन्स स्नीकर्स की एक जोड़ी और थोड़ा रुको, एक ब्लैक बटन डाउन शर्ट जो उसे ऐसे फिट हो रही थी जैसे उसे पहनने के बाद ही स्टिच किया गया हो। उसके फ्लॉपी कॉलर्स दोनों तरफ बड़े तरीके से गिरे हुए थे। फैब्रिक उसके चौड़े कंधों पर स्ट्रेच हो रहा था और उसके बाइसेप से होते हुए नीचे आ रहा था। और जब उसके हाथ मूव कर रहे थे तो उसमें हल्के से रिंकल्स पड़ रहे थे। उसने सबसे पहले मार्टिन को ढूंढा और उससे हाथ मिलाया। उसने बड़ी केयरलेसनेस से अपनी स्लीव्स को एल्बो के ठीक ऊपर तक फोल्ड किया, जिससे उसकी फॉर आर्म्स का बस इतना हिस्सा ही दिख रहा था कि मेरी एक ठंडी सांस निकल जाए। इससे पहले कि मेरी एक ठंडी सांस निकलती और मेरी नज़रें उसके हाथ के पीछे वाली नसों को ट्रैक करती, जब उसने अपना हाथ हल्के से अपने कॉलर को टच करने के लिए उठाया, लेकिन मेरी नज़र तो ऑटोमेटिकली रास्ते में ही उसकी चेस्ट पर शर्ट के उस खुले हिस्से पर रुक गई जहां दूसरा बटन बड़े आराम से खुला हुआ था।
जिससे चेस्ट के कुछ बाल झांक रहे थे। हम लड़कियां भी कितनी आसानी से पिघल जाती हैं, है ना? आखिर लगता ही क्या है, बस थोड़ी फॉर आर्म्स और चेस्ट हेयर। स्पाइसी। अवनी। माया ने मेरी उन बातों पर ब्रेक लगाया जो एकदम इलीगल रुख लेने वाली थी। जाना। उसने मुझे उसकी तरफ धक्का दिया और फिर मेरी शर्ट की स्लीव पकड़कर मुझे पीछे खींचते हुए कहा, तमीज से, ओके, बी नाइस। अवनी और उसका वर्जिन। अमन। देखो आखिरकार कौन आया है। हमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि तुमने हमें धोखा दे दिया। मार्टिन म्यूजिक की आवाज़ के ऊपर से चिल्लाया जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं हंस दिया। लगता है मैं लेट हो गया। मैंने कॉफ़ी बार की तरफ चलते हुए कहा, जो हैप्पी आवर के लिए एक रेगुलर बार में बदल चुका था और जहाँ मार्टिन कॉकटेल्स मिक्स कर रहा था। ये एक बुक स्टोर हैप्पी आवर है भाई। तूने बस इन किताबी कीड़ों की फेवरेट एडिशंस के बारे में दर्दनाक हद तक नर्डी डिस्कशंस मिस किए हैं। तेरे लिए क्या लाऊं? एक गाड़ी कैसी रहेगी? मैंने एक जानी पहचानी आवाज़ को कहते हुए सुना और मैं मुड़ा। वो वहाँ खड़ी थी। हे, मैंने कहा, तुम लेट हो। उसने अपना सर एक तरफ तिरछा किए हुए बोला। मुझे पता है, मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ। काम में ऐसा फंसा कि वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे इसकी भरपाई करने का एक मौका दो। तुम क्या पी रही हो? ओह, यहाँ हम खुद डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या पीना है, उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। फ्राइडेज मार्टिन के कॉकटेल्स मेकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए होते हैं और हम सब उसके टेस्टर्स होते हैं। आज रात के मेन्यू में उसकी सबसे नई इन्वेंशन है द पीना कोलाबा। क्या? मैं हंस दिया, अपना सर हिलाते हुए। जैसे ही मैं उसे हग करने के लिए आगे झुका, वो अपने पैरों के बल पर खड़ी हुई और धीरे से मेरे कान में बोली, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए और अगर पसंद आए तो जो भी टिप सही लगे खुले दिल से देना। हम मार्टिन के बारटेंडिंग स्कूल के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और मार्टिन को आवाज़ लगाई, मेरे लिए 2 पीना कोलाबाज लगाना, एक बिना अल्कोहल के प्लीज़। हम जब तक मार्टिन के ड्रिंक्स बनाने का वेट कर रहे थे, मैंने पूरे कमरे पर एक नज़र डाली। बिलिंग काउंटर के दूसरे छोर पर 2 लड़कियां और एक लड़का खड़े थे, जिन्हें मैंने गैस किया कि वो अवनी के दोस्त होंगे, क्योंकि वो मुझे इस तरह से चेकआउट कर रहे थे जैसे सिर्फ किसी लड़की के सबसे पक्के दोस्त ही कर सकते हैं, जैसे उन्हें मेरे बारे में पता हो। क्या अवनी ने उन्हें मेरे साइज अप करने, जांचने और बाद में अपनी राय शेयर करने के लिए कहा था? मैं मुस्कुराया और मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया। उनमें से एक लड़की तुरंत दूसरी तरफ घूम गई, जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो, और दूसरे ने बदले में हाथ हिलाया। लड़के ने दोनों में से कुछ नहीं किया, वो बस बिना किसी ध्यान के एक तरफ घूरता रहा। लगा जैसे मार्टिन ने उसकी ड्रिंक बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग बना दी थी। ये लो, एक पीना कोलाबा, अवनी के लिए और एक उसके वर्जिन के लिए, मार्टिन ने अनाउंस किया। उसने एक हाथ पर थप्पड़ मारा और मैंने अपनी स्माइल छुपाने के लिए अपने होंठ भींचे। मेरा मतलब अमन के लिए एक वर्जिन पीना कोलाबा, एंजॉय। मार्टिन चहका और बिलिंग काउंटर वाले ग्रुप की तरफ चला गया। मैंने दोनों ग्लासेस लिए और टिप जार में 2-2 हज़ार के 2 नोट डाल दिए। चीयर्स, मैंने कहा और अपना ग्लास उसके ग्लास से टकराया और एक सिप लिया। पसंद आया? उसने पूछा। बहुत पसंद आया। आई लव, मैंने जवाब दिया। वो थोड़ी देर रुकी, फिर उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। सुनो, उसने कहा, मैं माफ़ी मांगना चाहती थी उस दिन के लिए। किस दिन के लिए? म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था और मैं लगभग उसके कान में चिल्ला रहा था। क्या? उसने तेज़ आवाज़ में कहा, मेरी तरफ झुकते हुए। किस दिन के लिए? मैंने दोबारा पूछा। जिस दिन मैंने तुम पर चिल्ला दिया था। तुम मुझ पर चिल्लाई थी? अब हम दोनों एक दूसरे पर लगभग चिल्ला रहे थे। हाँ, जब तुमने मुझसे मेरे फेवरेट रॉक बैंड के बारे में पूछा था। ओह, वो तो ठीक है, मैं डिज़र्व करता था। मेरा वो नर्ड वाला कमेंट भी कुछ खास अच्छा नहीं था वैसे। आई एम सॉरी, वो चिल्लाई। आई एम सॉरी टू, मैं बदले में चिल्लाया। इट्स ओके, थैंक्स फॉर कमिंग टुडे। जिस किसी ने भी अपना फ़ोन स्टोर के उन बॉक्सी स्पीकर से कनेक्ट किया था, उसे सच में थोड़ा शांत होने की ज़रूरत थी। क्या?
थैंक्स फॉर कमिंग, ओनली यू कुड मेक मी कम। सिर्फ तुम ही मुझे बुला सकती हो। ठीक उसी पल किसी ने म्यूजिक की आवाज़ कम कर दी और मैं एकदम जम गया। मार्टिन ने ड्रिंक्स मिक्स करना बंद कर दिया। बिलिंग काउंटर वाले ग्रुप ने बातें करना रोक दिया। सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गई। अपनी आंख के कोने से मैंने देखा कि अवनी सुन होकर बिल्कुल सामने घूर रही थी। गॉड डैम इट, सत्यानाश। मेरा मतलब था, मेरा इस वीकेंड बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं आज रात तुमसे मिले बिना रह नहीं सकता था। मैंने किसी तरह अचानक बोल दिया। मैं उस सेंटेंस को इस तरह ख़त्म करने का प्लान कर रहा था। मैंने पूरे कमरे को सुनते हुए बात जोड़ी। अवनी अब थोड़ा रिलैक्स दिखी। उसने बड़े ड्रामेटिक तरीके से अपनी पलकें मुझ पर झपकाई। एक स्माइल उसके होंठों के कोने पर तैर रही थी और वो मेरे कुछ और बोलने का वेट करने लगी। बाप रे बाप, देखो तो सही तुम बच्चे इस कन्वर्सेशन को कितना सीधे थर्ड बेस पर ले जा रहे हो। वेरी हॉट। मार्टिन ने खामोशी को तोड़ा। आओ अमन, उसने इस बात पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, तुम्हें बाकी गैंग से भी मिलना चाहिए। अवनी ने अपनी ड्रिंक उठाई और आगे बढ़ने लगी, पर बीच रास्ते में ही रुक गई। मेरी तरफ घूमकर देखा और बोली, अगर तुम मेरे चलने पर आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चल पाऊंगी। यू नो। मैं हंस दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो सच में कुछ अलग ही चीज थी। अवनी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, काफी देर हो रही है, अब मैं निकलती हूँ, तुम रुके रहो अगर तुम्हें रुकना है तो। ये काफ़ी अनोइंग था कि जब मैं अमन को पार्टी में आने का वेट कर रही थी तब वक्त रेंगता हुआ चल रहा था, पर अब ये पंख लगाकर उड़ रहा था। वो मुस्कुराया। क्या तुम मुझे अपने साथ घर चलने को कह रही हो अवनी? क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अफसोस, काश तुम्हारा वही मतलब होता। मैंने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और बार स्टूल से नीचे कूद गई। मैंने काउंटर के पीछे से अपना टोट बैग उठाया और जब मैं घूम रही थी तो रियलाइज हुआ कि वो भी खड़ा हो चुका है। जब हम दोनों खड़े थे तो वो और भी ज्यादा लंबा लग रहा था, या फिर मैं ही थोड़ी टिप्सी सी या नशे में थी। तुम रुक रहे हो? मैंने उससे दोबारा पूछा। नहीं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने चल रहा हूँ। वॉकिंग यू होम, यू नो। मेरा घर यहाँ से बस 20 मिनट की वॉक पर है, मैंने कहा। देन परफेक्ट, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। म मुझे पक्का यकीन है कि कल सुबह तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना होगा। मुझे अपनी ही आवाज़ उतनी ही ऑकवर्ड लग रही थी जितना मैं खुद फील कर रही थी। हाँ, जाना है। तो फिर तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, सॉरी। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने चल रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो बिल्कुल। मैंने अपना होंठ दबाया और हाँ में सर हिला दिया। वो मुस्कुराया। तो फिर चले? उसने मेरे बैक डोर की तरफ बढ़ने का वेट किया। रात के 12 बजकर कुछ ही मिनट्स हुए थे तो सड़क पूरी तरह से शांत और सूनी नहीं थी, पर वहाँ ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी। कुछ गाड़ियाँ और पैदल चलने वाले कभी कभार पास से गुजर रहे थे। हम थोड़ी देर बिना कुछ बोले साथ साथ चलते रहे। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो मेरी रफ्तार से मैच करने के लिए थोड़ा धीरे हो जाता, और जब भी मुझे लगता कि उसके साथ की वो गर्माहट मुझसे दूर जा रही है, मैं अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा लेती थी। थोड़ी देर बाद उसने खामोशी को तोड़ा। मुझे लगता है हम दोनों में से किसी एक को तारों के बारे में बात शुरू करनी चाहिए। मैं थोड़ा हंसी, पर मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में मूवीज़ में लोग यही करते हैं, वो तारों के बारे में बातें करते हैं। मुझे तो कोई तारा नहीं दिख रहा, मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन हाँ, हम पोल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर डिप्लेटिंग ओजोन लेयर के बारे में, या फिर ग्लेशियर्स के पिघलने के बारे में, या कार्बन कम करने के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। ओह, रिलेशनशिप के इतने शुरुआती दौर में ही ऐसी गंदी बातें। मैं एक शरीफ लड़की हूँ अमन। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। उसने हल्के से एक हंसी छोड़ी। वो एक आधी अधूरी हंसी थी, ज्यादातर बस एक गुनगुनाहट जैसी, पर मैं अपने हाथ पर रोंगटे खड़े होते हुए फील कर सकती थी।
हमने बाकी के पूरे रास्ते कोई बात नहीं की, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में कोई पूछगछ नहीं की। जब हम काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं? हमने कहाँ घूमना फिरना पसंद है, हमारा फेवरेट खाना क्या है? कुछ भी नहीं। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा। हर थोड़ी देर में उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो जाता, या चलते चलते जब हम एक्सीडेंटली एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते तो मुझे अपने बालों पर उसकी सांसें फील होती। जब वो मेरी तरफ देखता ये सोचकर कि मेरा ध्यान नहीं जाएगा, उसके अलावा बस खामोशी थी। मुझे इस बात ने सरप्राइज़ किया कि उस खामोशी का एक भी सेकंड ऑकवर्ड नहीं लगा। मुझे एक बार भी किसी गैप को भरने के लिए कोई फालतू की बात करने की ज़रूरत फील नहीं हुई, और ना ही कोई बेकार का जोक मेरी ज़ुबान पर आया। अजीब बात थी, पर मैं काफ़ी शांत और कंफर्टेबल फील कर रही थी। मैंने अपनी लंग्स को भरने को एक लंबी सांस खरीदी, शायद पिछले कई सालों में पहली बार। जब हम मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचे तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? मैंने गेट की तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर उसकी तरफ देखने के लिए घूम गई। हाँ, तुम कर सकते हो। मैंने मैंने उसकी उन खूबसूरत ब्राउन आंखों में देखा। मेरा वहां से एक इंच भी दूर जाने का मन नहीं था। मैं बस पूरी रात वहीं खड़ी रह सकती थी और उसके सामने खड़े खड़े ही एक नींद ले सकती थी, एक घोड़े की तरह। घोड़े की तरह नींद लेने का मतलब है तुम्हारा घोड़े की तरह घूरना नहीं, क्योंकि घोड़े खड़े खड़े सोते हैं। ओह, बस बंद करो अपना मुंह, मुझे इस पल को एंजॉय करने दो। शायद मैं करूँगा, उसने अपनी ठोड़ी को हल्के से नीचे झुकाते हुए कहा। शायद जब तुम करोगे तो मैं उठा लूँगी, मैं मुस्कुराते हुए बोली, उन ब्राउन आंखों को खुद में डूबते हुए देखकर अब वहाँ और ज़्यादा देर खड़े रहने पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं घूम गई और बिल्डिंग की तरफ चलने लगी। तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगी क्या? उसने मेरे पीछे से आवाज़ लगाई। मुझे पता है। मैं थोड़ा रुकी और आधा उसकी तरफ घूम गई। वो गेट पर खड़ा था और उस ब्लैक बटन डाउन शर्ट में कोई जितना खूबसूरत दिख सकता था, वो उतना ही खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने कंधे उचकाए और हाथ हिलाया। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने एक बड़ी सी स्माइल के साथ एलिवेटर में कदम रखा। मुझे पता है तुम क्यूट हो, अमन रैना, लेकिन अगर तुम्हें मेरा नंबर चाहिए तो तुम्हें सिर्फ मांगने से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8 अप्रैल 2023। अमन। कितना जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी था। हाउ सून वॉज टू सून। साइड टेबल पर फ़ोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुली। हर सैटरडे सुबह 8:30 बजे, एकदम क्लॉकवर्क की तरह। माँ के साथ वीकेंड पर हाल चाल पूछने वाली वो कॉल। क्या हमने तुम्हें जगा दिया? लाइन के दूसरे छोर से मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। आप हर सैटरडे यही कहती हो माँ, और फिर अगले हफ्ते ठीक इसी टाइम पर दोबारा कॉल करती हो। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे जगा दिया। मैं अपने तकिए पर ही मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, अब जब तुम उठ गए हो तो मुझसे बात करो। वीकेंड के क्या प्लान्स है तुम्हारे? मैं फ़ोन कान से लगाए हुए बेड पर बैठ गया, तकिए को हेडबोर्ड के सहारे लगाया और पीछे की तरफ टेक लगाई। शहर वीकेंड की परवाह किए बिना पहले से ही उठकर भाग रहा था। मुझे गाड़ियों के हॉन्क करने की हल्की हल्की आवाज़ें और मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास वाले टेरिस कैफ़े से हल्का म्यूज़िक और लोगों की चहल पहल सुनाई दे रही थी। सुनहरी धूप उन शेर कर्टन से छन कर मेरे कमरे में आ रही थी, जिन्हें माँ ने इतनी समझदारी से उन फ्रेंच विंडोज़ के लिए चुना था। बैल्कनी के पास लगे पौधे दिन की धूप सेक रहे थे और मेरा ध्यान बीती हुई शाम पर चला गया। माँ, मैं किसी से मिला हूँ। शायद ये वही जगह है जहाँ मैं आपको थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊँ। आयशा और अनिल रैना पहली बार तब मिले जब वो 1986 में मुंबई के एक बिजनेस स्कूल के फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स थे। माँ ने अभी अभी अपनी लॉ की डिग्री ली थी और पापा ने कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस में अपनी डिग्री पूरी की। वो पहले कुछ महीनों में दोस्त और प्रोजेक्ट पार्टनर्स के रूप में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए प्यार में पड़ गए और बिजनेस स्कूल से निकलते ही अपने मिड-20s में शादी कर ली। जब माँ का कंपनी लॉ में स्पेशलाइज करने का लंदन में प्लान बना
तो उसके एक कोर्स में सिलेक्शन हुआ, तो पापा भी उनके साथ चले गए। गगन का जन्म वहीं उसी साल हुआ और जब वो 2 साल का था तब हमारे पेरेंट्स बॉम्बे लौट आए और उन्हें रैना टेक्सटाइल्स की शुरुआत की। उन्होंने पापा के बड़े भाई के गैराज से शुरुआत की थी और दोनों ने मिलकर बिजनेस को बढ़ाकर उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वो आज है। हमारे अपार्टमेंट के लॉबी में उस पहले टेम्परेरी ऑफिस की एक बड़ी सी फ्रेम्ड फोटोग्राफ लगी हुई थी, जहां कुछ टूटे फूटे डेस्क और चेयर के बीच गगन पापा की चेयर पर बैठा था और मैं जब 6 महीने का था तो माँ की गोद में था। अपने टीन्स के दौर में मुझे उस पिक्चर को देखकर शर्म आती थी, पर बड़े होते होते मुझे हमारी इस जर्नी पर बहुत प्राउड फील होने लगा था। हमारे पेरेंट्स ने गगन और मुझे वही बनने के लिए बड़ा किया था जो हम बनना चाहते थे। गगन ने लंदन में एक लग्जरी रिटेल ब्रांड के लिए काम करना चुना और मैं कभी पापा जैसा बनने के अलावा कुछ और चाहता ही नहीं था। और अब मैं इस शहर में बिल्कुल अकेले था, जबकि मेरे पेरेंट्स मजाक मजाक में पहाड़ों पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे थे। मैं उसके साथ रहना मिस करता था। जब मेरे सारे दोस्त अपने अलग घर ले रहे थे, मैंने इस बारे में कभी दूसरी बार सोचा तक नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं कुछ गलत या अजीब हरकतें कर सकूं। मैं ऐसी किसी चीज़ में नहीं पड़ता। पेंट हाउस में कभी कभार एक दो फीमेल फ्रेंड्स को छुप कर ले आना काफ़ी आसान था और अक्सर ऐसा होता कि जब मेरी नींद खुलती तो मेरे पेरेंट्स उन्हीं फीमेल फ्रेंड्स के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कभी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत फील ही नहीं हुई। मेरे बड़े होने के दौर में मेरे पेरेंट्स हर मुश्किल दिन, हर हार्ट ब्रेक और हर रुकावट में मेरे साथ रहे और धीरे धीरे यकीनन हमारा ये पेरेंट सन का रिश्ता एक दोस्ती के रिश्ते में बदल गया था। और अब भी ये बिल्कुल वैसे ही था, भले ही वो अब मेरे साथ इस शहर में नहीं रहते थे। और इसलिए जब मैंने आज सुबह अपने फ़ोन पर माँ का नाम फ्लैश होते हुए देखा तो मैं जानता था कि मुझे उन्हें अवनी के बारे में बताना ही होगा। 1 मिनट रुको, उन्होंने कहा। अनिल, इधर आओ भी। मैं नींद में ही मुस्कुरा दिया। ऑफ कोर्स उन्हें तो आना ही था। मैंने पापा को कमरे में आते और फ़ोन के पास आते सुना, जिसे शायद उन्होंने अपने कॉफ़ी टेबल पर स्पीकर मोड पर रखा हुआ था। ये एक ऑडियो कॉल थी, पर मुझे पूरा यकीन था कि वो दोनों फ़ोन के ऊपर वैसे ही झुके हुए थे जैसे मैं और गगन एग्ज़ाम्स के दिन में अपने बेडरूम में छुपकर क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए अपने ट्रांजिस्टर पर झुका करते थे। बेटा दोबारा बोलना, तुम क्या कह रहे थे? माँ ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैं किसी से मिला हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बस। ओह, अच्छा है। आखिरकार तुम उस बंदे से कोटेशंस के लिए मिल ही लिए। कुछ भी कंफर्म करने से पहले वो मुझे भेज देना। जब तुम बल्क में काम देते हो तो ये क्लीनिंग सर्विसेज वाले तुम्हें लूट लेते हैं। ये थे मेरे पापा। अनिल, मेरी माँ की सख्त आवाज़ आई। उसे अपनी बात पूरी करने तो दो। क्या? मैंने क्या कहा? रुको, अमन, क्या तुम्हें क्या तुमने उन्हें पहले ही हायर कर लिया है? अनिल, कोई बात नहीं बेटा, हमें तुम्हारे डिसीजन पर भरोसा है। अगर तुम्हें लगता है कि वो। बेटा, हम तुम्हें अभी थोड़ी देर में बैक कॉल करते हैं, माँ ने चिढ़कर कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद ही खुद मुस्कुरा दिया। मैंने फ़ोन को चार्जर से हटाया और एक फ्लोर नीचे किचन की तरफ चल दिया। सैटरडे को हमारा कोई भी घर का स्टाफ काम नहीं करता था, तो बस मैं था और मेरी सुबह वाली कॉफ़ी। जैसे ही मैंने कॉफ़ी ब्रू करने के लिए पॉट चढ़ाया, किचन काउंटर पर मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे लाउड स्पीकर पर डाल दिया। वो कौन है? क्या हम उससे पहले मिले हैं? क्या हम उसे जानते हैं? क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर है? माँ की आवाज़ की पिच हर एक सांस रोक रोक कर पूछे गए सवाल के साथ ऊंची होती जा रही थी। मैंने अपने सर का पिछला हिस्सा रगड़ा और फ़ोन को देखकर मुस्कुराया। उसका नाम अवनी है और वो पास के ही एक बुक स्टोर में काम करती है। अभी मुझे उसके बारे में बस इतना ही पता है, पर मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं उससे मिला हूँ, मैंने कहा। अच्छा, ओके। माँ की आवाज़ से लग रहा था कि उन्हें पूरा यकीन नहीं हुआ है। थोड़ी देर के पॉज के बाद उन्होंने कहा, अगली बार जब तुम उससे मिलने जाओ तो अपनी ब्लैक शर्ट पहनना, ओके? तुम उसमें बहुत हैंडसम लगते हो। मैं हंस दिया। हाँ, ठीक है माँ, मैं वही करूँगा।
अब मुझे जाना होगा, ब्रेकफास्ट करना है और फिर कुछ ज़रूरी काम है निपटाने हैं, बहुत सारे काम पड़े हैं। लव यू, हैव फन। लव यू बेटा, टेक केयर, उन्होंने गुनगुनाते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। मेरा आज के दिन का कोई खास प्लान नहीं था, सिवाय उस एक असाइनमेंट के जो पिछली रात से मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे अवनी का नंबर चाहिए था और मुझे ये काम बिना एक नंबर वन क्रीप दिखे करना था। एक कंपनी का सीईओ होने की सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब किसी को खुद सर्च किया था। मुझे अपने पापा से सुपर एफिशिएंट शेरिल मिली थी, या मुझे कहना चाहिए कि उसे मैं मिला था, क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़ी थी और मुझे तब से जानती थी जब मैं एक बच्चा था। जो अगर मैं उनसे कह देता कि मैं किसी से बात करना चाहता हूँ तो वो लोगों को ज़मीन खोद कर भी निकाल लेती थी। मेरा काफ़ी मन हो रहा था कि मैं शरील को कॉल करूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे 15 मिनट से भी कम समय में अवनी का नंबर और ईमेल भी ढूंढ कर दे देंगे। पर मुझे खुद इस चैलेंज को पूरा करने का मज़ा लेना था। मेरा पहला स्टॉप ज़ाहिर है इंस्टाग्राम था, लेकिन 20 मिनट्स तक टाइप करने के बाद, स्क्रॉलिंग और सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अवनी इंस्टाग्राम पर नहीं थी। कम से कम अवनी नाम से तो नहीं थी। गूगल करने से भी कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि यह 2010 नहीं था और जाहिर सी बात है अवनी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या पब्लिसिटी स्टंट्स का इतिहास नहीं था। मैंने मार्टिन, रिया, माया या फिर बॉम्बे बाउंड को ढूंढने के बारे में सोचा ताकि उनके ज़रिए अवनी तक पहुंच सकूं। पर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने वही किया जो हर एक मैच्योर मर्द करता। मैं काउच पर बैठ गया और हाथ में एस्प्रेसो लिए मुंह फुलाकर बैठ गया। मेरा कल शाम का उसके साथ बिताया हुआ वक्त ऐसा क्या था जिसने मुझे उन सभी फीलिंग्स पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जो मैंने उससे पहले कभी किसी के लिए फील ही नहीं की थी। उसके मुझे देखने के तरीके में कुछ था, जैसे वो चाहती हो कि मुझे पता चले कि वो मुझसे क्या करवाना चाहती है, पर फिर तुरंत ही अपना इरादा बदल लेती हो। जैसे कल शाम मैं पक्का जानता था कि वो चाहती थी कि मैं उसे डेट के लिए पूछूं, पर जब मैं उसका नंबर मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। मैं लगभग उससे उसके बुक स्टोर काउंटर पर बैठे हुए देख सकता था, जहां उसका सर एक किताब में डूबा हुआ और उसके चेहरे पर एक गुरूर भरी स्माइल हो, और वो कभी कभार डोर की तरफ देख रही हो, क्योंकि वो जानती थी कि उसने कल रात मुझे इतना टीस किया है कि मैं दोबारा उसे अकेली जगह पर आऊँगा जहाँ मुझे पक्का पता था कि वो मिलेगी। फ़ोन बजा और स्क्रीन पर शरील का नाम फ्लैश होते ही मेरी यादों का सिलसिला टूट गया। गुड मॉर्निंग। वीकेंड पर कॉल करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मंडे की प्रेजेंटेशन के कुछ फाइन डिटेल्स देखने के लिए ऑफिस आ जाएं। सर, तभी जब आपके पहले से कोई प्लान्स ना हो, ऑफ कोर्स। या फिर मैं देख सकती हूँ कि मैं क्या। गुड मॉर्निंग आपको भी शरील। आपको सच में सेंटेंसेस के बीच में सांस लेनी चाहिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सही बात है, मैंने अभी अपनी चाय भी नहीं पी थी जब आपकी मार्केटिंग टीम की उस डायन ने कॉल करके आपका पर्सनल नंबर मांगा। मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाने के चक्कर में है। मैं हंस दिया। प्रीत अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है और उसका एक बच्चा भी है शरील। मुझे लगता है वो बस इतना चाहती है कि प्रेजेंटेशन अच्छी चली जाए। मर्द, शरील ने आँख भरते हुए कहा, एकदम क्लूलेस। तो क्या मैं मीटिंग दोपहर 1 बजे की स्केड्यूल कर दूं? मैं आपके लिए थोड़ी मेड फिश करी लेकर आऊंगी जो मैंने लंच के लिए बनाई है, वीकेंड पर आपसे काम करवाने के जुर्माने के रूप में। आप सबसे बेस्ट हो शेरिल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। ऑफिस यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पर था और मैं आमतौर पर उस वक्त का यूज़ उन प्रेप नोट्स को रिव्यू करने के लिए करता था जो मैंने दिन भर के कामों के लिए तैयार किए हुए थे। क्योंकि आज सिर्फ एक क्विक रिव्यू मीटिंग थी और बाद में शरील के साथ एक लंच डेट, तो मैं अपनी कार की विंडो से बाहर देखता रहा, इस उम्मीद में कि जब हम अवनी के बुक स्टोर के सामने से गुजरे तो मुझे उस खूबसूरत चेहरे की एक झलक दिख जाए।
लेकिन उस दिन हमारी कार स्टोर के सामने से बहुत तेज रफ्तार से निकल गई। जब ज़रूरत हो तभी मुंबई का ट्रैफिक कहाँ चला जाता है। एक सैटरडे की सुबह सड़कों को इतना खाली होने की क्या ज़रूरत थी। मीटिंग अच्छी रही। पिछली बार जब हमने प्रेजेंटेशन रिव्यू की थी तब से लेकर अब तक कुछ खास बदला नहीं था, लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी और मुझे खुशी थी कि टीम कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर्ड दिख रही थी। शरेल ने एक बार फिर सबसे टेस्टी फिश करी राइस खिलाकर मेरा दिल जीत लिया, जो मैंने काफ़ी समय बाद खाया था, जब से माँ और पापा मसूरी शिफ्ट हुए थे। शरेल मुझे हर दूसरे दिन घर का बना खाना खिला रही थी। जब भी मैं माँ के बारे में बात करता तो वो आह भरती और अपना सर झटकाती। वो दोन वो दोनों सालों से दोस्त थीं और शायद उन्हें लगता था कि मैं माँ के हाथ का खाना मिस करता हूँ। लेकिन उनकी इतने सालों की दोस्ती में एक चीज़ जो वो माँ के बारे में नहीं जानती थी वो ये कि उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी खाना नहीं बनाया था। कम से कम हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें किचन में वक्त बिताने से इतनी नफरत थी कि जब वो मसूरी शिफ्ट हुए तो वो हमारे कुक गोपाल और उसकी फैमिली को भी अपने साथ ले गई। मीटिंग खत्म होने और लंच डुबाने के बाद मैं खुद को कॉफ़ी और क्रोसो के बारे में सोचता हुआ पाने लगा। नहीं, मैंने खुद से कहा, ये बहुत जल्दी है। मुझे पूरा यकीन था कि कल जब मैं बुक स्टोर गया था और लगभग पूरा वक्त कमरे के दूसरी तरफ से अवनी को घूरता रहा था और फिर जाहिर है पिछली रात का मेरा वो अधूरे सेंटेंसेस वाले किस्से, उसके बाद मैं एक क्रीप कहलाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। इतनी जल्दी वापस जाना मुझे डेस्परेट और होपलेस दिखा देता। लेकिन उसे डिनर के लिए पूछने के का सही वक्त कब होगा, कब ये टू सून नहीं लगेगा। तो इसी के साथ करते हैं एपिसोड नंबर 3 को यहाँ पर ख़त्म। और अवनी बहुत मज़े से अमन को टीज़ कर रही है, उसको नंबर चाहिए उसका, और अमन भी पूरी कोशिश कर रहा है उसको नंबर मिल जाए। और ये अवनी मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही है यार, और अमन भी बड़ा क्यूट सा लग रहा है, और इसके फ्रेंड्स मार्टिन वगैरह सब सब बहुत अच्छे हैं, सबका रोल बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल के लिए तो काफ़ी हंसी आ रही है अभी मुझे इनकी थोड़ी थोड़ी क्रिंज हरकतें देख करके। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो ऑडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। बाय।